आज हम केविन क्रूज की टाइम मैनेजमेंट पर आधारित किताब की इस स्क्रिप्ट की समीक्षा कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि सफल लोग अपने समय और फोकस को कैसे कंट्रोल करते हैं। हाँ, और सच कहूँ तो इसमें बहुत से बेहतरीन आइडियाज हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें बिना किसी देरी के सीधे पहले सबसे बड़े इशू पर आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो मैं सीधे टॉपिक सेंटेंस पर आती हूँ। ये सामग्री समय प्रबंधन के शानदार और प्रभावशाली विचारों से भरी तो है, लेकिन इसके बिंदुओं का अत्यधिक बिखराव और दोहराव मुख्य संदेश के प्रभाव को काफी कम कर देता है। बिखराव से आपका मतलब वो जो कुल 15 रहस्य बताए गए? एग्जैक्टली। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो ऑथर ने बस एक के बाद एक 15 सीक्रेट्स की लंबी लिस्ट दे दी है। मतलब एक रीडर के तौर पर। ओहो, 15! ईमानदारी से कहूँ तो एज अ रीडर मुझे लगता है कि 7 या 8 पॉइंट के बाद ही मेरा दिमाग पूरी तरह शट डाउन हो जाएगा। मतलब ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और सिर्फ ज्यादा होने की बात नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अगर आप लिस्ट को ध्यान से देखें तो कई पॉइंट्स असल में एक ही बात को अलग-अलग शब्दों में कह रहे हैं। अच्छा, जैसे कि ऑथर ने मल्टीटास्किंग छोड़े को नियम 4 बनाया है, फिर सिंगल टास्किंग अपनाए को नियम 11 में रखा है, और फिर एक समय में एक काम करें को नियम 14 बना दिया है। एक सेकंड, ये तीनों तो अनिवार्य रूप से बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं ना? एकदम सही, ये तीनों एक ही बात है। इसी तरह कैलेंडर का उपयोग करने वाले नियम 2, 3 और 9 में बिखरे पड़े हैं। ऊर्जा प्रबंधन की बात नियम 5 और 8 में बार बार की गई है। यार, ये तो सीधे सीधे कॉग्निटिव ओवरलोड का मामला है। मतलब जब आप इस तरह से इंफॉर्मेशन डंप करते हैं तो आप बेसिकली रीडर से कह रहे हैं कि मैंने सारा डेटा यहाँ फेंक दिया है, अब इसे छांटने और समझने का भारी काम तुम खुद करो। हाँ, और इंसान का दिमाग इस तरह से 15 अलग अलग निर्देशों को एक व्यवस्थित फ्रेमवर्क के बिना याद नहीं रख सकता। ये बस एक लंबी रैंडम ग्रोसरी लिस्ट जैसा लगता है। तो फिर इसका सजेशन क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए, कंटेंट तो बुरा नहीं है, बस उसका स्ट्रक्चर रीडर के खिलाफ काम कर रहा है। मेरा सजेशन ये है कि इन 15 रहस्यों को 3 या 4 प्रमुख वैचारिक स्तंभों यानी थीमेटिक पिलर्स में ग्रुप किया जाए। ऑथर को सेंस मेकिंग का काम खुद करना होगा। ये लॉजिकल लगता है। अगर मैं इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करूं तो ये ऐसा है जैसे आप किसी को घर बनाने के लिए 15 अलग अलग ईंटें दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें 3 मजबूत दीवारें खड़ी करके दिखाएं। अरे वाह, बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी दी आपने। आइए इसके कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इसे कैसे बांटा जा सकता है। पहला पिलर हो सकता है माइंडसेट और एनर्जी। ओके, तो इसमें हम वो सारे रूल्स डाल देंगे जो इंसान की बैटरी चार्ज करने से जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें नींद, एक्सरसाइज और प्राथमिकताओं वाले नियम, मतलब नियम 1, 5, 8 और 15 शामिल हो जाएंगे। मुझे ये अप्रोच पसंद आ रही है। तो अगर पहला पिलर माइंडसेट और एनर्जी है तो दूसरा पिलर शायद प्लानिंग होना चाहिए। एकदम सही गैस किया। दूसरा पिलर होगा योजना और प्रणाली यानी प्लानिंग एंड सिस्टम्स। इसमें रात में योजना बनाने, टू डू लिस्ट की जगह कैलेंडर का इस्तेमाल करने वाले सारे पॉइंट्स नियम 2, 3, 9, 12 और 13 आ जाएंगे। और फिर जब आपके पास एनर्जी आ गई और प्लान रेडी हो गया तो बस काम करना बचता है। तो तीसरा पिलर होना चाहिए फोकस और एग्जीक्यूशन, है ना? एग्जैक्टली। इसमें एक समय में एक काम करने, मल्टीटास्किंग छोड़ने और ना कहने की कला वाले नियम 4, 6, 10, 11 और 14 को शामिल किया जा सकता है। वाओ, ये कितना क्लीन लग रहा है। 15 रैंडम टिप्स के बजाय अब रीडर के पास एक क्लियर रोड मैप है। हाँ, लेकिन अब एक और बात। पिछले बिंदु में हमने जो योजना और प्रणाली वाला हिस्सा बनाया है ना, अगर हम उसे गौर से देखें तो हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या ये नियम हर किसी के लिए व्यवहारिक हैं भी या नहीं। मतलब क्या आपको लगता है कि कुछ चीजें प्रैक्टिकल नहीं हैं? हाँ, और यही से हमारा दूसरा टॉपिक सेंटेंस आता है। इस आलेख में दिए गए कुछ नियम अत्यधिक आदर्शवादी हैं, जो एक आम इंसान की वास्तविक और अप्रत्याशित दिनचर्या के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। अच्छा, तो आप आदर्शवादी से क्या मतलब निकाल रही हैं? कमजोरी ये है कि स्क्रिप्ट में टू डू लिस्ट को पूरी तरह फेंक दें या हर काम का कैलेंडर बनाएं या लोगों को ना कहें। ये बातें बहुत ही कड़े और एक्सट्रीम शब्दों में कही गई हैं।
ये दृष्टिकोण दिलचस्प तो है, लेकिन क्या इस बात का जोखिम नहीं है कि एलन मस्क या वॉरेन बफेट जैसे लोगों के उदाहरणों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने से हम इस आम इंसान को नजरअंदाज कर रहे हैं? बिल्कुल। मतलब वो आम कर्मचारी या माता पिता जो अपने बॉस या बच्चों को हमेशा ना नहीं कह सकते। एग्जैक्टली। मेरी भी यही सोच है। सलाह बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट है। जिन लोगों का अपने समय पर 100% नियंत्रण नहीं है, वे इस कठोरता से बहुत हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं। सच में, अगर मेरा बॉस मुझे दोपहर 2 बजे कोई अर्जेंट काम देता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि सॉरी मेरे कैलेंडर में ये ब्लॉक नहीं है। तो ऑथर को यहाँ क्या करना चाहिए? सजेशन ये है कि इन नियमों में थोड़े लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी और व्यावहारिक बारीकियां जोड़ें। ऑथर को उन श्रोताओं के लिए एक हाइब्रिड या मिश्रित दृष्टिकोण पेश करना चाहिए जो कॉर्पोरेट नौकरी में हैं या जिनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां अचानक से आ जाती हैं। हाइब्रिड दृष्टिकोण, ये सुनने में तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। इसके कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स कैसे दिखेंगे? स्क्रिप्ट के अंदर ऑथर एक हाइब्रिड कैलेंडर दृष्टिकोण का उदाहरण दे सकता है। ये सुझाव दें कि डीप वर्क के लिए कैलेंडर ब्लॉक का उपयोग करें, लेकिन दिन में 1 से 2 घंटे का एक बफर टाइम भी जानबूझकर खाली छोड़ें। बफर टाइम यानी ये वो समय है जिसमें अचानक आने वाले काम जैसे बॉस का कोई ईमेल निपटाया जा सके। बिल्कुल। इससे टू डू लिस्ट और कैलेंडर दोनों का एक परफेक्ट संतुलन बनेगा। ये बहुत शानदार है क्योंकि ये रीडर के दिमाग से परफेक्शन का प्रेशर हटा देता है। और वो जो दूसरा पॉइंट था ना कहने वाला, ऑथर उसे कैसे फिक्स कर सकता है? हाँ, इसके लिए ऑथर को पोलाइट नो यानी विनम्रता से ना कहने की कला का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल जोड़ना चाहिए। सीधे ना कहने के बजाय स्क्रिप्ट में ये जोड़ें कि कैसे कहें, जैसे मैं इस काम को जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कैलेंडर के अनुसार मैं इसे कल दोपहर 2 बजे ही शुरू कर पाऊंगा। क्या ये ठीक रहेगा? अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट है। मतलब आप असल में ना ही कह रहे हैं, लेकिन सामने वाले को बुरा भी नहीं लग रहा है और आप अपनी बाउंड्रीज भी सेट कर रहे हैं, है ना? ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैक्स से रीडर को लगेगा कि राइटर मेरी असली जिंदगी की प्रॉब्लम्स को समझता है। बिल्कुल। अब लचीलेपन और यथार्थवाद की बात करते हुए स्क्रिप्ट का एक नियम जो सबसे ज्यादा यथार्थवादी लगता है वो है गोल्स की जगह सिस्टम बनाना, लेकिन वो अपनी गहराई में थोड़ा अधूरा रह गया है। अच्छा, सिस्टम वाले हिस्से में क्या प्रॉब्लम आ गई? ये तो बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है आजकल। तो यहाँ हमारा तीसरा टॉपिक सेंटेंस बनता है। यह विश्लेषण लक्ष्यों की तुलना में सिस्टम बनाने की अवधारणा को बहुत मजबूती से स्थापित करता है, लेकिन उन सिस्टम्स को वास्तविक जीवन की बाधाओं के खिलाफ अभेद्य बनाने के व्यावहारिक कदम स्पष्ट करने में चूक जाता है। तो बेसिकली ऑथर ने कॉन्सेप्ट तो दे दिया, लेकिन जब असल जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी तो सिस्टम कैसे टिकेगा ये नहीं बताया। एकदम सही। कमजोरी यही है। प्रस्तुतकर्ता नियम 13 का सारांश देता है, जहां बताया गया है कि लक्ष्य जैसे मुझे फिट होना है के बजाय सिस्टम यानी मैं हर सुबह 6 बजे वॉक पर जाऊंगा पर ध्यान देना चाहिए, और बस बात यहीं खत्म हो जाती है। एक सेकेंड, सिर्फ मैं 6 बजे वॉक पर जाऊंगा तय कर लेना कोई पूरा सिस्टम थोड़ी है, ये तो बस एक शेड्यूल्ड आदत है। वही तो। मतलब क्या सामग्री में ये पूरी तरह से स्थापित किया गया है कि जब प्रेरणा गिरेगी या मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है तो ये सिस्टम कैसे टिकेगा? बिल्कुल नहीं। इसमें असफलता या बाधाओं से निपटने का कोई मैकेनिज्म बताया ही नहीं गया है। ऑथर मानकर चल रहा है कि मोटिवेशन हमेशा हाई रहेगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम इस हिस्से को मजबूत कैसे बना सकते हैं? इसका सजेशन क्या होना चाहिए? सजेशन ये है कि ऑथर को सिस्टम वाले हिस्से का विस्तार करना चाहिए। श्रोताओं को ये सिखाना चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो विपरीत परिस्थितियों में भी न टूटे। इसके कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। ऑथर ऐसा क्या जोड़ें जिससे ये सच में एक बुलेट प्रूफ सिस्टम बन जाए? सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि ऑथर इसमें इफ देन प्लानिंग यानी अगर तो वाली योजना शामिल करे। इफ देन प्लानिंग मतलब अगर ऐसा हुआ तो मैं वैसा करूंगा? हाँ, ऑथर ये उदाहरण जोड़ सकता है। अगर सुबह बारिश हो रही है यानी इफ, तो मैं वॉक छोड़ने के बजाय घर पर ही 20 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा यानी देन। ये असली सिस्टम है जो बहानों को पहले ही खत्म कर देता है। वाओ, ये बहुत पावरफुल है क्योंकि उस समय आपका दिमाग आलस में होता है। अगर उसे सोचना पड़े कि अब मैं क्या करूं तो चांस है कि इंसान वापस सो जाएगा। बिल्कुल।
आपने दिमाग के लिए पहले ही फैसला ले रखा है। और सिस्टम को मापने का तरीका भी बताना चाहिए, ट्रैकिंग मैकेनिज्म। ट्रैकिंग मैकेनिज्म, जैसे दीवार पर कैलेंडर लगाकर उस पर लाल क्रॉस लगाना, वो डोंट ब्रेक द चेन वाला कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली, डोंट ब्रेक द चेन, ताकि श्रोता केवल हवा में योजना ना बनाए बल्कि उसे ठोस रूप से ट्रैक कर सके। मुझे लगता है इन बदलावों के बाद ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा लागू करने योग्य बन जाएगा। तो अगर हम आज की इस पूरी समीक्षा का निष्कर्ष निकालें तो हमने 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया है। हाँ, पहला, उन 15 रहस्यों को 3 मजबूत वैचारिक स्तंभों में समूहीकृत करना ताकि दिमाग पर कॉग्निटिव ओवरलोड ना पड़े। बिल्कुल। दूसरा, उन आदर्शवादी और कठोर नियमों में बफर टाइम और विनम्र ना जैसे व्यवहारिक हाइब्रिड विकल्प जोड़ना। और तीसरा, सिस्टम बनाने वाले हिस्से में इफ देन प्लानिंग और ट्रैकिंग मैकेनिज्म जोड़कर उसे अधिक लागू करने योग्य बनाना। एकदम सही। हम श्रोता को इन ठोस सुझावों को अपनी सामग्री में लागू करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, और हम चाहेंगे कि आप अपने संशोधित कार्य को इस गहरी चर्चा के दूसरे चरण के लिए हमारे पास वापस जरूर सबमिट करें। बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा।